तो देखिए उनका जन्म हुआ ग्वालियर में, जो कि संगीत का गढ़ माना जाता है। और संगीत तो मानो उनकी रगों में दौड़ता था, क्योंकि उनके पिता शंकर राव पंडित खुद एक बहुत बड़े संगीतकार थे। उन्होंने अपने पिता से तो सीखा ही, साथ ही उस दौर के जो बड़े बड़े उस्ताद थे, नत्थू खां और निसार हुसैन खां, उनसे भी तालीम ली। और ख्याल, टप्पा, तराना, मतलब गायकी की जो सबसे मुश्किल शैलियां हैं, उनमें महारत हासिल की। जरा उनकी तरक्की की रफ्तार तो देखे, मतलब सोचकर ही हैरानी होती है। सिर्फ 11 साल की उम्र में पहला पब्लिक परफॉर्मेंस, 14 साल के हुए तो ग्वालियर के राज दरबार में एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन गए। और फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, अपना खुद का संगीत कॉलेज खोल दिया। कमाल है ना। और बस यही बात उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग करती है। वो सिर्फ एक महान गायक नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक गुरु थे और एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने म्यूजिक एजुकेशन में एक तरह की क्रांति ही ला दी। साल था 1914, जब उन्होंने शंकर गंधर्व महाविद्यालय की नींव रखी। अब जरा सोचिए, उस जमाने में संगीत कैसे सीखा जाता था? सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से। ऐसे में एक फॉर्मल कॉलेज खोलना, ये तो एक क्रांतिकारी कदम था। और ये कमाल उन्होंने कर दिखाया सिर्फ 18 साल की उम्र में। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 8, ये बहुत खास है। ये उन 8 फाउंडेशनल किताबों की संख्या है जो उन्होंने लिखी। इन किताबों ने, आप कह सकते हैं, संगीत सीखने का एक पूरा स्टैंडर्ड करिकुलम बना दिया, जो आज भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मतलब साफ है, उन्होंने म्यूजिक सिखाने का एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। ये जो लाइन है, ये उनके इसी योगदान को सलाम करती है। उन्होंने ज्ञान को मुट्ठी भर लोगों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसका दरवाज़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए खोल दिया। तो जाहिर है, जब कोई इतना बड़ा योगदान देता है तो देश भी उसे पहचानता है, उसे सराहता है। तो अब बात करते हैं उन राष्ट्रीय सम्मानों की जो उन्हें अपने शानदार करियर में मिले। एक कलाकार के तौर पर और एक शिक्षक के तौर पर उनके काम को देश ने सच में सिर आंखों पर बिठाया। उन्हें देश के कुछ सबसे बड़े सम्मान मिले, जो बताते हैं कि उनका कद कितना बड़ा था। तो ये देखिए, ये हैं उनके कुछ सबसे बड़े पुरस्कार। 1959 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, फिर 1973 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर पद्म भूषण, और 1980 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तानसेन पुरस्कार। मतलब ये अवार्ड्स खुद बताते हैं कि वो एक नेशनल ट्रेजर थे, एक राष्ट्रीय धरोहर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन बड़े अवार्ड्स के अलावा भी उन्हें कई और शानदार टाइटल्स मिले, जैसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि, जगत गुरु शंकराचार्य से गान महर्षि का टाइटल और संगीत भीष्माचार्य। ये सब दिखाता है कि उनका सम्मान हर फील्ड में था, चाहे वो एकेडमिक्स हो, अध्यात्म हो या कल्चर। साल 1989 में पंडित जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। तो चलिए इस आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि उनका असर आज भी कैसे और कहाँ महसूस किया जा सकता है। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि एक लेगेसी, एक विरासत जिंदा कैसे रहती है। पहला स्टेप, उन्होंने अपना ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, फिर उनके बेटों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया, और अब उनकी पोती उस मशाल को थामे हुए हैं। और हाँ, किताबों ने तो उनकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर ही दिया है। और खास तौर पर उनकी पोती डॉक्टर मीता पंडित आज ग्वालियर घराने की सबसे जानी मानी आवाजों में से एक हैं। ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि पंडित जी की संगीत की धारा आज भी उतनी ही ताकत से बह रही है। तो चलिए घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये पूरी बात शुरू की थी। कलाकार तो आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक सच्ची, एक मजबूत विरासत आखिर बनती कैसे है? तो कृष्णराव शंकर पंडित की जिंदगी हमें सिखाती है कि विरासत सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म करने से नहीं बनती। उसके लिए चाहिए एक विजन। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना पड़ता है, एजुकेशन के जरिए, उसे संस्थानों के जरिए एक स्थायी घर देना पड़ता है, और ये पक्का करना होता है कि वो अगली पीढ़ियों तक पहुंचे। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक गुरु थे, एक संस्था निर्माता थे, और शायद यही सारी बातें मिलकर उन्हें एक सच्चा महर्षि बनाती हैं।